तो अगर मैं बात करूँ, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपका जो प्रोसेस रहता है वो जीएस का प्रोसेस रहता है, जिसको हम पहले जीटी भी बोलते थे। तो जीएस में आपको मेजरली जो यूनिवर्सिटीज आपसे पूछती है, दो चीज़ें पूछती है, व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम एंड आपको आपकी स्टडीज़ के लिए कितने फंड्स जो हैं वो आपकी फैमिली आपको शो कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं इनकम एंड फंड्स, दीज आर द टू टर्म्स। तो इनकम दैट मीन्स आपकी फैमिली की कितनी इनकम है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे, तो हमारे पास जो मेजरली जो स्टूडेंट्स आते हैं तो तीन उनकी मेजरली ऑक्यूपेशंस होती हैं। पहला कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनका बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है कि बिजनेस क्लास। सो अगर मैं बात करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी की फैमिली जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, सो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं और मे भी बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट जो इनकम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज हु आर एक्सेप्टिंग द एग्रीकल्चरिस्ट इनकम एज वेल। तो अगर आपकी फैमिली का ऑक्यूपेशन है, आप खेती बाड़ी करते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। बस डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो यू नीड टू शो द इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, बिकॉज पहले क्या होता था तहसीलदार सर्टिफिकेट होते थे, आपके जे फॉर्म आ जाते थे, तो वो अब बंद हो चुके हैं। लेकिन अब जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉपर बारकोड होता है, उस बारकोड में पूरा पता चल जाता है कि आपकी कितनी इनकम है। तो अगर वो आपका बिल्कुल जेन्युइन तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका फैमिली ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है लेकिन साथ में उनके घर पे कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस आप जो आईटीआर है वो भी शो कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्योंकि जब इनकम की बात करते हैं तो हम 12 से लेकर 14 लाख के बीच में आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस है, मे बी जो जॉब कर रहे हैं, उनके 12 से लेके 14% उनकी अकेले की इनकम होती है, लेकिन वो जो होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। बाकी के जो 90% होते हैं वो 90% की उनकी जो इनकम होती है 6 से 7 लाख होती है, 7 से 8 लाख होती है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? ऐसे सिनेरियो में आपको उस इनकम को 12 से 14 लाख करने के लिए आप स्पॉन्सर्स को ऐड कर सकते हैं। और जो स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेन एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट के मम्मी और पापा, वो दोनों अलग अलग एक एप्लीकेंट के स्पॉन्सर्स कहलाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस तरह से दिखा सकते हैं कि एप्लीकेंट के मदर की इनकम, जैसे कि 6 लाख मदर की इनकम हो गई, 8 लाख उसके फादर की इनकम होगी, और एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं, मे बी आप ब्रदर, सिस्टर या फिर ग्रैंडफादर। तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज होती है वो 3 स्पॉन्सर लेती है, और 3 स्पॉन्सर में मदर, फादर, सिबलिंग या ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से आप इनकम दिखा सकते हैं। आपको कुछ नहीं इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन जस्ट कॉल अस एंड देन यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। तो ये तो रहा एग्रीकल्चरिस्ट का। अब दूसरा रहा वो लोग जिनका जो ऑक्यूपेशन है, जो कि जॉब करते हैं, तो वो आईटीआर अपनी फिल करते ही हैं, ठीक है। वो अपनी आईटीआर दिखा सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर लेट सपोज पूरी 12 से 14 लाख के करीब नहीं बन रही है इनकम, तो वो वैसे ही कर सकते हैं, मदर, फादर एंड एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपसे एमएसएमई मंगवाते, एमएसएमई भी आप दिखा सकते हो, लेकिन एमएसएमई फ्रेश एमएसएमई अब नहीं चलता है, थोड़े बैकडेट पे मतलब पुराना होना चाहिए। वो है आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारा सब कुछ देखते हैं, कितना टर्नओवर आपकी बिजनेस में आ रहा है वो आपके आईटीआर में दिख जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन शो द फंड्स। अब उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखाया है कि आप इस तरह से अपने फंड्स ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए आप ज़रूर हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन बिलो गिवन नंबर। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है, ये तो रही इनकम की बात। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेन्युइन फंड्स की बात, तो जेन्युइन फंड्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेजरली जो फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो मेजरली फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं वो होती है सबसे पहले आपकी सेविंग्स, कि कितनी किसके पास सेविंग्स है। मैं मानती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे कि मे बी उनके अकाउंट में 30 से 32 लाख नहीं पड़ा होगा। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, एक तो नंबर 1 आप सेविंग दिखा सकते हैं अपनी, दूसरा आप एफडी दिखा सकते हैं, तीसरा अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं या रिटायर्ड हैं तो उनके पास जीपीएफ का एक अमाउंट होता है, तो वो जो जीपीएफ का अमाउंट है वो भी आप ज़रूर दिखा सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके अलावा आप अपनी जितनी भी CA सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, कितनी आपके पास एसेट्स हैं वो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेन जो सेविंग्स में आपका जो फंड्स में होगा ये 3-4 चीज़ें ऐड होंगी। उसके अलावा अगर आपके पास ये कोई भी चीज़ नहीं है तो देन व्हाट यू कैन डू, अगर आपने अभी अभी अपनी लैंड सेल करी है तो आप अपने सारे जो सेल डीड है वो भी दिखा सकते हो। वो भी नहीं है अगर आपके पास, देन यू कैन शो द एजुकेशन फंड। आप एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं। तो एजुकेशन लोन के लिए बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो अगेन वी हेल्प यू फॉर द एजुकेशन लोन एज वेल।